हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मैदान। इससे पहले हम लोगों ने पर्वत और पठार के बारे में अध्ययन कर लिया है। अब आते हैं हम लोग मैदान के बारे में। तो मैदान कहते किसे हैं? धरातल का वो निम्न देखिएगा यहाँ पे, धरातल पर निम्न ढाल वाले भूमि को मैदान कहते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था पर्वत तीखा ढाल, पठार का भी क्या होता है, ढाल भी तीखा होता है। लेकिन मैदान का जो ढाल होता है ये निम्न होता है, यानी कि निम्न ढाल वाले भूमि को मैदान कहते हैं, जिस पर मानव क्या करते हैं, खेती करते हैं, रहन सहन, शहर गांव ये सब आदि का बसाव होता है। तो ये सारे काम मैदान में होते हैं। ठीक है, तो निर्माणकारी तत्वों के आधार पर मैदान को विभिन्न भागों में बांटा जा सकता है। यहाँ पर निम्न हो जाएगा तो अगर देखा जाए मैदान को निक्षेप के आधार पर और अपर्दन के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है। तो निक्षेप के आधार पर जहां आपको जलोढ़ का मैदान होगा और डेल्टा का मैदान होगा, है तो दोनों जलोढ़ ही निर्मित, लेकिन एक हो जाता है मैदानी भाग में जो उसको हम जलोढ़ का मैदान कहते हैं, और दूसरा जो डेल्टा होता है नदी के मुहाना पर होता है, यानी कि समुद्र में। तो ये दोनों मैदान को क्या कहते हैं, निक्षेपित मैदान। और बाकी जो भी मैदान होते हैं वो अपर्दित मैदान होते हैं, जैसे कि लावा का मैदान, मराठी लोयस का मैदान, आपको संपरास का मैदान, ऐसे मैदान अपर्दित मैदान के श्रेणी में रखे जाते हैं। तो एक एक करके हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले जलोढ़ का मैदान। जलोढ़ मैदान का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ कहिए, अवसाद कहिए या निक्षेप कहिए से होता है। नदी अपने साथ छोटे छोटे महीन महीन मिट्टी के कणों को लाती है और बाढ़ वाले इलाकों में छोड़ देती है। तो इससे जो मैदान का निर्माण होता है उसे जलोढ़ निर्मित मैदान कहते हैं, जो काफ़ी उपजाऊ होती है। अगर हम लोग इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे जलोढ़ मैदान का, तो जलोढ़ मैदान भी दो प्रकार का होता है, बांगर और खादर। बांगर का मैदान होता है जो पुराने जलोढ़ होते हैं जहाँ पर अब बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है, और जो खादर होता है जहाँ बाढ़ का पानी हर साल पहुँचता है, यानी कि नवनिर्मित जलोढ़ का मैदान। तो बांगर मैदान में जहाँ मनुष्य या मानव का निवास स्थान होता है और कम उपजाऊ भूमि होता है, तो ही खादर भूमि में मानव निवास नहीं करते हैं, सिर्फ वहाँ खेती का काम होता है, क्योंकि वो उपजाऊ इलाका होता है और बाढ़ हर साल आते हैं, इसलिए निवास के लिए उपयुक्त नहीं होता है। तो हम लोगों ने जलोढ़ मैदान के बारे में अच्छी तरह अध्ययन कर लिया। अब इसके एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे हम लोग विश्व के जितने भी बेहतरीन मैदान हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है खेती के दृष्टि से, वह आपको जलोढ़ का ही मैदान है। जैसे देखिएगा गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु का मैदान देख रहे हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु का मैदान, नील नदी का मैदान। गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु के मैदान के बारे में आपको पता ही है। इसका विस्तार आपको लगभग 3200 किलोमीटर इसकी लंबाई है, चौड़ाई 150 से 400 किलोमीटर है। यह दुनिया के सबसे विस्तृत मैदानों में से एक है, जो कहते हैं भारत का अन्न भंडार, यानी भारत को अन्न मुहैया कराने का काम यह मैदान करती है। और भारतीय सप्ताह संस्कृति का क्या है, यह विकास का यह चरण है, जहाँ मैदान में ही हुआ है। बड़े बड़े शहर आपको इन्हीं मैदानों में मिलते हैं, जैसे पटना हो गए, कानपुर हो गए, दिल्ली हो गए, लखनऊ, ऐसे जो शहर है, बनारस, ये सब कहाँ हैं, मैदानी भागों में ही, जहाँ आपको अधिक जनसंख्या पाई जाती है। अब देखते हैं नील नदी का मैदान। ये नील नदी का जो मैदान है ये मिस्र में पाया जाता है। कहते हैं मिस्र पूरा का पूरा मरुस्थल है, लेकिन नील नदी के बहाव के कारण वह मैदान उपजाऊ हो गया है। इसी कारण है कि मिस्र को नील नदी की देन कहा जाता है, क्योंकि नील नदी ने उस मरुस्थल को उपजाऊ बनाने का काम किया है। तो इस प्रकार देख रहे हैं जलोढ़ मैदान हमारे जीवन में कितना उपयोगी है। अब आते हैं अगला, संपरास का मैदान या संपराय का मैदान। तो सबसे बेहतर होगा यहाँ पर संपरास का मैदान, समुद्र तल के निकट स्थित मैदान, जिसका निर्माण नदियों के अपर्दन से होता है। नदी क्या करती है, समुद्र तल के निकट अपने आधार तल को काट काट के एक अलग तरह का मैदान का निर्माण करती है, जिसे कहते हैं संपरास का मैदान। ठीक है,
यह उपजाऊ की दृष्टि से उपयुक्त नहीं होता है, क्योंकि जो भी ऊपरी जो उर्वरक भूमि होती है उसको काट के बहा चुकी होती है। तो इसका जो एग्जाम्पल है मिसिसिपी का अपर्दित मैदान जो निचले भाग में है। ठीक है, अब है क्रास्ट का मैदान। ठीक है, क्रास्ट का मैदान वैसे भागों में पाया जाता है जहां पर चूना पत्थर वाले चट्टानों की प्रधानता होती है, क्योंकि चूना पत्थर वाले जो चट्टान होते हैं वहाँ पर जब पानी का निकास होता है, जल का बहाव होता है, तो एक अलग तरह के मैदान का निर्माण हो जाता है जिसे हम क्रास्ट का मैदान कहते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे चूना पत्थर वाले भागों में जल के प्रवाहित होने से इस तरह के मैदान का निर्माण होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रास्ट का मैदान। तो इसके एग्जाम्पल में देख लीजिए आप लोग, बाल्टिक का मैदान, एडियाट्रिक का मैदान और यूगोस्लाविया का मैदान। क्रास्ट का मैदान से बहुत सारी आकृति बनती है जो हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अगला है लावा का मैदान। लावा से आप लोग समझ ही गए, हम लोग इससे पहले ज्वालामुखी भी पढ़े हैं। ज्वालामुखी के उद्गार से जो उत्पन्न निकलता है उसे हम लोग लावा कहते हैं। तो ज्वालामुखी के उद्गार से निर्मित मैदान को लावा का मैदान कहते हैं। देख रहे हैं, तो इसका जो एग्जाम्पल है आपके लिए देखने वाली बात है दक्कन का मैदान। ये दक्कन जो है ये आपको इलाका पड़ता है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक का कुछ एरिया। ये दक्कन का पठार जो है, या दक्कन का पठार भी कहते हैं, या दक्कन का मैदान भी यहाँ पर, जिसको काली मिट्टी यहाँ पर पाया जाता है, तो ये लावा निर्मित मैदान है। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, जावा द्वीप का मैदान। ये भी ज्वालामुखी के उद्गार से ही निर्मित हुआ है। यह आपको इंडोनेशिया में है। जावा इंडोनेशिया का एक द्वीप है जो आपको लावा निर्मित मैदान है। अब आते हैं हम लोग अगला मैदान, लोयस का मैदान। पवन के निक्षेप से निर्मित या बालू या रेत के जमाव से बने मैदान को देख रहे हैं। पवन के निक्षेप से निर्मित या बालू या रेत के जमाव से बने मैदान को बालू निर्मित मैदान या लोयस का मैदान कहते हैं। ये इस मैदान का निर्माण ऐसे एरिया में ज़्यादा होते हैं जहाँ पर आपको बालू ज़्यादा पाए जाते हैं। मरुस्थल नहीं कह सकते हैं, लेकिन बालू की मात्रा वहाँ ज़्यादा होती है, तो वहाँ आपको लोयस के मैदान का निर्माण होता है। या आप कह सकते हैं ऐसे भी, मरुस्थलीय क्षेत्र में के बगल में हवा के बहाव से जो मरुस्थल के बालू के कण मैदानी इलाकों में चले जाते हैं, तो उस मैदान को लोयस का मैदान भी कहते हैं, क्योंकि उसके उपजापन क्या होती है, उपजाऊ में कमी आ जाती है और एक अलग तरह का मैदान का निर्माण होता है जिसे हम लोग लोयस का मैदान कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, इसमें है उत्तरी चीन का मैदान। इसको हम लोग कह सकते हैं लोयस के मैदान को, यह मरुस्थल का विस्तार है, क्योंकि बालू का कण क्या जा रहा है, मैदानी इलाकों में जा रहा है, उपजाऊ वाले क्षेत्रों में, तो वहाँ भी उपजाऊ कम हो रहा है, यानी कि यह मरुस्थल का विस्तार हो रहा है। तो ये उत्तरी चीन की सबसे बड़ी समस्या है जहाँ पर आपको यह समस्या पाई जाती है, और लोयस मैदान का यह बेटर उदाहरण है, एग्जाम्पल है। ठीक है, अगला है तुर्कमेनिस्तान का मैदान। अब देख रहे हैं लोयस के मैदान के बाद हम लोग अगला मैदान क्या, मरुस्थलीय मैदान। धरातल का वह शुष्क एवं अशुष्क भाग जहाँ पर उच्च तापमान पाए जाते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर धरातल का वह शुष्क एवं अर्धशुष्क भाग जहाँ पर हाई टेम्परेचर पाए जाते हैं, साथ ही यहाँ पर तापमान का प्रतिलोम पाया जाता है। मरुस्थल से आपको पता ही होगा यह बहुत ही शुष्क होता है या अर्धशुष्क होता है। यहाँ पर वर्षा नाम मात्र की होती है, मिट्टी यहाँ बालू ही बालू, दूर दूर तक बालू ही बालू होते हैं। एक छोटे से हवा के झोंके पर बालू के कण बहा के लिए चले जाते हैं। और यहाँ पर टेम्परेचर जो होते हैं काफ़ी हाई होते हैं, और दिन में काफ़ी हाई होते हैं, रात में काफ़ी लो होते हैं। रात में जहाँ अत्यधिक ठंड पड़ती है वहीं दिन में आपको अत्यधिक गर्मी पड़ती है। यही कहते हैं तापमान का यहाँ प्रतिलोम पाया जाता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल के तौर में देख लीजिए, सहारा जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। कहते हैं इसमें लगभग 13 से 14 देश आते हैं, इसमें मिस्र भी एक है जो अभी हम लोग ने एग्जाम्पल के तौर पर देखा है। तो सहारा विश्व के सबसे बड़ा मरुस्थल है जिसका एरिया आपको
लगभग 84 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना? 84 लाख वर्ग किलोमीटर, जो काफ़ी बहुत बड़ा एरिया है। ये अफ्रीका महाद्वीप में है। अगला है थार। यह भारत के राजस्थान और पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों में है। जो मरुस्थल है उसका नाम पड़ा है थार। यह इसका विस्तार भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में है। भारत में जो थार का विस्तार है वो राजस्थान वाले क्षेत्रों में है। गाबा, यह आपको चीन में, गाबा का जो मरुस्थल है वो चीन में है। अगला मैदान है ग्लेशियर का मैदान। ग्लेशियर का मैदान, ग्लेशियर से आप लोग को पता ही चल गया होगा, बर्फ वाले क्षेत्रों में हिम के जमाव के कारण निर्मित दलदली मैदान, जहां केवल वन ही पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ से दलदल होते हैं, हिम का बराबर जमाव होते रहता है। यही कारण यहाँ पर मानव का बसना उपयुक्त नहीं होता है हर तरह की दृष्टि से, जैसे स्वास्थ्य की दृष्टि से देख लीजिए, नहीं आर्थिक दृष्टि से। यानी कि यह मैदान आपको सिर्फ वन से ही ढके होते हैं। ठीक है, तो ऐसे मैदान का विस्तार आपको कहाँ पाए जाते हैं? पर्वतों पर, जहाँ पर लगभग 4000-5000 मीटर की ऊंचाई पर जो पर्वत होते हैं उसकी ऊंचाई होती है, वहाँ पर आपको ग्लेशियर का मैदान पाए जाते हैं। और ग्लेशियर के गलने से ही हमारे यहाँ नदियों का बहाव होता है, नदियों का निर्माण होता है। ठीक है, तो अगला है हम लोग का डेल्टा का मैदान। नदी अपने साथ न कुछ लेके आती है और न ही कुछ लेके जाती है। हर नदी का सपना होता है समुद्र में मिलना। तो नदी अपने साथ समुद्र में मिलने से पहले अपने साथ जो भी बहा के, मिट्टी के कण तक जो भी बहा के ले गई होती है, उसको समुद्र के किनारे पर ही छोड़ देती है, जिसका धीरे धीरे जमाव होकर एक मैदान का निर्माण होता है, जिसे डेल्टा कहते हैं। ठीक है, नदियों के मुहाने। नदी का मुहाना का मतलब होता है, नदी जब अपनी अस्तित्व समुद्र में विलीन कर रही होती है तो उस स्थिति को कहते हैं नदी का मुहाना, यानी कि नदी के यहाँ पर समाप्ति। नदियों के मुहाने पर नदियों के द्वारा छोड़े गए अवशेषों से निर्मित मैदान को डेल्टा का मैदान कहते हैं। इसके एग्जाम्पल तौर पर देखेंगे हम लोग सुंदरबन का डेल्टा, जो विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के निक्षेप से निर्मित है, जो सुंदरबन का डेल्टा के नाम से प्रसिद्ध है। कि सुंदरबन का डेल्टा, क्योंकि ये जो डेल्टा है इसमें सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, इसकी संख्या काफ़ी अधिक है। यही कारण है कि इस डेल्टा का नाम पड़ा है सुंदरबन का डेल्टा। इसका विस्तार आपको भारत और बांग्लादेश दोनों देशों में है। अगला है नील नदी का डेल्टा, जो नील नदियों के द्वारा भूमध्य सागर में बनाया गया है। यह विश्व की सबसे लंबी नदी भी है। इस प्रकार हम लोगों ने आज मैदान के बारे में अध्ययन किया। अगला क्लास जब होगा, नदी द्वारा निर्मित विभिन्न प्रकार की संरचना, जैसे कि अपरदित संरचना और निक्षेपी संरचना के बारे में अध्ययन किया जाएगा।